हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 हिंदी प्रतिभा के अंतर्गत कलिंग विजय ऐतिहासिक नाटक का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक बिंदुसार के पुत्र मगध के राजा अशोक के चंड अशोक से सम्राट अशोक बनने की कथा पर आधारित है, जिसमें कलिंग युद्ध के प्रसंग हैं। इस नाटक को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग नाटक के पात्रों के विषय में जान लेते हैं। मुख्य पात्र में सम्राट अशोक जो मगध के राजा हैं, कलिंग का राजा पद्मावती कलिंग की राजकुमारी, और गौण पात्र के रूप में विराट हैं अशोक के सेनापति और सलाहकार और गुप्तचर। अब हम लोग पहले भाग के सारांश की ओर चलते हैं। पहले दृश्य में सम्राट अशोक के संवाद से इस नाटक की शुरुआत हुई है। अशोक एक युद्ध प्रिय राजा है। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया था और अब वे कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें लगता है कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो कभी भी उनके विरुद्ध उठ सकता है। वह उठे इससे पहले ही हमें उस पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। सलाहकार जब कहते हैं, अशोक के सलाहकार, कि कलिंग पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा, वहाँ राज्य का सारा कार्यभार प्रजा के हाथों में है। तब अशोक कहते हैं, अब कुछ भी हो जाए वे कलिंग पर अपना अधिकार करके ही रहेंगे और अपने दादा श्री चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारत के सपने को सच करके रहेंगे। वे युद्ध नीति को नहीं मानते और युद्ध जीतने के लिए पहले क्या करते हैं, कलिंग के किसानों के फसल को बर्बाद कर देते हैं ताकि वे अन्न के लिए तड़पे और युद्ध में हार जाए, भूखे रहे। अब वे किसी तरह से बस विजय हासिल करना चाहते हैं। अशोक के आदेशानुसार क्या करते हैं, उनके सैनिक कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं, किसानों को मार देते हैं, फसलों को जला देते हैं। चारों तरफ कलिंग में हाहाकार मच जाती है। जब ये बात कलिंग के राजा को पता चलती है तो कलिंग के सेनापति आज्ञा पाकर मगध पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन इस घमासान युद्ध में कलिंग के सेनापति मारे जाते हैं। यह सब सुनकर कलिंगपति भड़क उठते हैं। जब कलिंग के गुप्तचर अपने महाराज को यह सूचना देते हैं कि अशोक ने यह सूचना भिजवाई है कि कलिंग पर मगध का अधिकार होगा, यह सुन कलिंगपति आक्रोशित हो जाते हैं और मगध पर आक्रमण कर देते हैं। फिर कलिंग और मगध के बीच में घमासान युद्ध होता है। दोनों तरफ के लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। अब हम दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं। इस दृश्य में कलिंग युद्ध के मैदान में लगे शिविर में सम्राट अशोक चिंतित मुद्रा में टहल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आज 4 साल से दोनों राज्यों के बीच में युद्ध हो रहा है। दोनों तरफ की ना जाने कितने लोग मारे गए, घायल हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी परिणाम नहीं निकला है। तभी उनके गुप्तचर आकर यह सूचना देते हैं कि कलिंग के राजा मारे गए। अशोक यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, हर्षित होते हैं। फिर गुप्तचर कहते हैं कि लेकिन महाराज, यह कैसे कह सकते हैं कि हमने कलिंग को जीत लिया है, क्योंकि कलिंग का दुर्ग तो अभी भी बंद है। तब अशोक कहते हैं कि आज सेना का संचालन मैं खुद करूंगा और उस दुर्ग को भी खुलवाऊंगा। अब अशोक अपने सैनिकों के साथ कलिंग के दुर्ग तक पहुंच जाते हैं। कलिंग के दुर्ग तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक दुर्ग का दरवाजा खुलता है और शस्त्र के साथ नारियों की बहुत बड़ी सेना दुर्ग से बाहर आती है, जिसका संचालन पुरुष वेश में एक स्त्री कर रही है। तब अशोक उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो जो सैनिक रूप में हमारे सामने आई हो। तब पद्मावती अपना परिचय देते हुए कहती कि मैं कलिंग की राजकुमारी पद्मावती हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ कोई इस दुर्ग में पैर भी नहीं रख सकता। हम सब स्त्री आज अशोक और उनके सैनिकों से युद्ध करना चाहते हैं। तब अशोक कहते हैं, मैं ही हूँ अशोक, लेकिन मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठा सकता। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना शास्त्र के खिलाफ है, अधर्म और पाप है। यह सब सुन पद्मावती आवेश में आ जाती है और कहती है कि क्या निर्दोषों की हत्या करना, माताओं की गोद सुनी करना, नारियों को विधवा करना
शास्त्र के खिलाफ नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? और अशोक को युद्ध के लिए ललकारती है और युद्ध करने के लिए कहती है। तभी अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं स्त्रियों के वध करने का पाप नहीं कर सकता। अपने सिपाहियों को तलवार फेंकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब वे युद्ध नहीं करेंगे। और पद्मावती के सामने नतमस्तक होकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। आज से कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है और सदा मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। यह सब सुन पद्मावती अशोक को माफ कर देती है और कहती है कि जाइए, हम किसी निहत्थे पर हथियार नहीं चलाते। और पद्मावती की सेना दुर्ग में वापस लौट जाती है। अब हम तीसरे दृश्य की ओर चलते हैं। जब अशोक युद्ध भूमि में जाते हैं और वहां पर पड़े सैनिकों के शवों को देखते हैं, यह देखकर अशोक का दिल पसीज जाता है और कहते हैं कि ना जाने राज्य पाने की लालसा में कितने निर्दोषों की मैंने हत्या कर दी और पाप का भागी हो गया हूँ। तभी अशोक देखते हैं कुछ बौद्ध भिक्षु घायल सैनिकों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। अशोक उनके सामने जाकर घुटने के बल बैठ जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हे देव, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, कृपया मेरे हृदय को शांति प्रदान कीजिए। तब बौद्ध भिक्षु कहते कि हे सम्राट, धर्म ही आपके हृदय को शांति प्रदान कर सकता है। आप बौद्ध धर्म के शरण में जाइए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप जीव हत्या नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो अवश्य आपके मन को शांति मिलेगी। और अशोक प्रतिज्ञा करके बौद्ध धर्म के शरण में आ जाते हैं और आजीवन अहिंसा का पालन करते हैं और महान सम्राट अशोक इस तरह बन जाते हैं। इस तरह इस नाटक में अशोक के द्वारा हिंसा से अहिंसा और क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से हमें सीख दी गई है कि हमें सदैव अहिंसा का पालन करना चाहिए।